जो ग्रह योग हैं इनके कारण भी समस्या पैदा होती है। जैसे आप देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी शादी हुई परंतु इन्हें पत्नी सुख नहीं था, इसलिए जो है ये अपनी देश सेवा में लगे रहे और इन्होंने पत्नी का त्याग कर दिया। दूसरी बात है, ऐसे ही हमारे कई और उदाहरण हैं, जैसे फिल्मी दुनिया में देख लो, जो पॉलिटिक्स देख लो, और कई जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ऐसे ही कई उदाहरण थे जिनके जो है शादी नहीं हुई क्योंकि उनमें सामर्थ्य थी, परंतु कोई ऐसा कारण बना, ऐसे योग बने जिनकी वजह से इनको शादी नहीं हुई। नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ हिमैस्ट्रो चैनल पर। दर्शकों, आज का हमारा विषय है शादी। शादी में डिले, शादी में बाधा किन कारणों से आती है और हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जो शादी का डिले का कारण होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे पंडित जीवन कुमार शास्त्री जी से। नमस्कार गुरुजी। जय माँ दुर्गे। हिमैस्ट्रो पर आपका स्वागत है। गुरुजी, आज का हमारा विषय है विवाह में बाधा। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि ऐसे कौन से योग बनते हैं जो किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा पैदा करते हैं। देखो बेटा, आज आपने जो प्रश्न किया है वो शादी पर किया है कि विवाह जो है कैसे देखा जाता है। देखो, जब व्यक्ति कोई भी बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, उसके बाद रोज़गार प्राप्त करता है, अपना कैरियर बनाता है, उसके बाद जो उसकी सबसे बड़ी डिज़ायर होती है वो होती है शादी, विवाह। और हम जब ज्योतिष की बात करते हैं तो कुंडली में भी इस पर विचार होता है और इसको देख करके हम ये निर्णय ले सकते हैं कि शादी उस लड़के की, उस बच्चे की कैसे होगी, कहाँ होगी, किस उसका जो जीवन साथी कैसा मिलेगा। ये सारा जो विचार है उससे जो है सब अपनी कुंडली से देखा जाता है। देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है हम ज्योतिष में देखते हैं। आज मैं आपको इसे कुंडली के माध्यम से आपको ये बताता हूँ कि इसमें सबसे रहस्य जो है क्या है। हमारा जो पहला भाव होता है ये व्यक्ति होता है। व्यक्ति के अंदर जो नेचर होती है वो कैसी है वो पहला भाव दिखाएगा। और पहले भाव से जो सप्तम भाव होता है अर्थात ये भाव बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री जो होता है वो है पत्नी का। पत्नी की नेचर, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा यह सप्तम भाव दिखाएगा। अब आप विचार करो कि जो पहला भाव और सप्तम भाव जो अपोजिट होते हैं तो पति पत्नी के जो नेचर आपस में कैसे मिलेगी। अब मैं थोड़ी सी और क्लियर करता हूँ। मान लो पहली राशि है मेष। मेष राशि बहुत गर्म होती है, उसका नेचर बहुत तेज होता है, बहुत जल्दबाजी करता है। उसका स्वामी जो है मंगल है, विचार कम करता है, उसे जल्दी निर्णय लेना है, बात नहीं माननी है, अपनी ही करनी है। और दूसरा जो है दूसरी तरफ सप्तम भाव तुला राशि, बैलेंस, ठंडा, कोल्ड, जहाँ एक तरफ गर्म और दूसरी तरफ कोल्ड। और सप्तम भाव में जो है जो सबसे अच्छा ग्रह होता है हम उसे अच्छा कहते हैं क्योंकि जो कर्म करता है शनि सप्तम में यानी कि तुला राशि में जो उच्च का होता है। पहले मेष राशि में सबसे गर्म ग्रह जो सूरज है वो उच्च का है और सबसे ठंडा ग्रह जो है शनि तुला राशि में उच्च का होता है। अब ऐसा है कि जब दोनों का नेचर एक जैसा अगर नहीं है तो दोनों में क्या है थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब एक ही और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लो कि दो सांचे बनाए हैं, अब उनको फिट करना है। क्या दोनों सांचे एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। तो जब एक जैसे सांचे नहीं होंगे तो तभी वो फिट आएंगे। जहाँ पर एक खाली होगा और दूसरा भरा होगा तो तभी फिट होगा। इसी तरीके से जो है हमारी पति पत्नी की जोड़ी भी होती है। एक भाव जो है जो नेचर पति की होगी वह पत्नी की नहीं होगी, उसके उल्ट होगी, वो उसे करेक्शन करेगी। सप्तम भाव किसका है? करेक्शन का है। वो उसे करेक्शन करेगी, वो उसका दर्पण दिखाएगी। जो पहला भाव है वो उसका दर्पण दिखाएगी।
अर्थात अगर स्त्री की कुंडली है तो स्त्री की कुंडली में पति को जो है, पति जो होगा उसको उसकी करेक्शन करेगा, उसके अंदर जो उसकी कमियां होगी वो उसे बताएगा। और इसी को जो है जब अपना सामंजस्य बनाएंगे, दोनों एक दूसरे की बात सीखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, अपने आप को बदलेंगे ना, तो सुखी हो जाएंगे। और पहले के समय में ऐसा होता था कि दोनों आपस में समझदार होते थे, आपस में अपनी समझदारी करते थे, एक दूसरे से तालमेल उठाते थे। अब एक और बात करता हूँ, थोड़ी सी एक दो उदाहरण और देता हूँ मैं इसी से। अब मेष राशि तो हमने मान लिया, अब वृष राशि मान लो किसी का लगन जो वृष राशि है। अब वृष राशि क्या है? बोलने का है, वो बोलेगा, बहुत ज़्यादा बोलता है और मुंह पर बोल देगा। उसे खाने का बहुत टेस्ट होता है, वो खाने, क्योंकि दूसरा भाव जो है खाने का होता है, ठीक है। वो हर वक्त खाने के विचार करेगा, स्वाद को देखेगा। और उससे जो अपोजिट जो है अष्टम भाव, देखिए दूसरे से सप्तम राशि कौन सी होगी? 8वीं में जाएगी। और जब अष्टम भाव में जाएगी तो क्या होगा? वो उसके अपोजिट होगा, उसे खाने की चिंता कम होगी, वो कम खाएगा, परंतु बोलने वो बात भी नहीं सुनेगा, वो दूसरे की बात सुनेगा। अगर कोई उसे अच्छा बुरा कह रहा है तो वो सुनता रहेगा, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, परंतु बाद में वो इसे इस तरीके से डसेगा कि वो तो पानी भी नहीं मांगेगा। क्योंकि जो अष्टम भाव है वो किसका है? वृश्चिक राशि, अर्थात बिच्छू। वृष राशि के बिल्कुल उल्ट चला हुआ है। और इसी तरीके से हमारी जो भी राशि आएगी, उससे सप्तम जो भी आएगी, उसका नेचर बिल्कुल अपोजिट होता है। सप्तम भाव जो है आपका, वो क्या है? आपका दर्पण है। आप उसको देख करके आपको उसका अपना अच्छा बुरा देख सकते हैं, वो बताएगा आपको, वो आपकी करेक्शन करेगा। और सप्तम भाव में जैसे जैसे ग्रह बैठेंगे उसके अनुसार उसका जो है नेचर भी आएगा। दूसरी बात क्या है? हम सप्तम भाव से पत्नी के बारे में विचार कर सकते हैं, उसके गुण दोष के बारे में देख सकते हैं, परंतु साथ में जब हम शादी की बात करते हैं ना, तो उसमें दूसरा भाव भी देखा जाता है। क्योंकि परिवार तो बढ़ेगा, जब कुटुंब बढ़ेगा ना, तो वो दूसरे भाव से ही देखा जाता है। जब हमारी जो अपनी दशा वगैरह चलती है, ग्रह दशा चलती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि जिस समय शादी होगी, क्या उसमें दूसरे भाव में वृद्धि होने के चांस है? क्या उसमें कोई ऐसा योग बन रहा है कि जिस ग्रह की दशा है वो दूसरे भाव को दर्शा रहा है? और तीसरी बात क्या है? डिजायर। डिजायर कहाँ से देखी जाती है? 11वें भाव से। तो 11वें भाव से जो डिजायर देखी जाती है, तो हमें जब विचार करना है शादी का, तो दूसरे, 7वें और 11वें भाव से किया जाता है। और यह देखा जाता है कि तीनों में से, जब तीनों में से जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चली हुई है, अगर उसमें ये तीनों में से कोई भी घर उसमें आ जाता है, उसका जो है एक्टिव करता है दशा में, तो तब शादी का योग बन जाएगा। दूसरी बात क्या है? बृहस्पति शादी का कारक है, संतान का कारक भी बृहस्पति है। और जब ट्रांजिट में, गोचर में जब बृहस्पति चलता है, तो जब जब सप्तम भाव में उसकी दृष्टि पड़ेगी, जब जब दूसरे भाव में उसकी दृष्टि पड़ेगी, जब वह स्वयं उस भाव में होगा, उस समय जो है विवाह का योग बन जाएगा। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि शादी भी समय से हो जाती है, लेकिन शादी में जो कपल है उनके बीच में कभी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, एक बॉन्ड नहीं बन पाता, और हमेशा कुछ ना कुछ नोक झोंक या मतलब कि कोई कंपैटिबिलिटी नज़र नहीं आती उस कपल में, और शादियां कई बार टूटने की हद तक आ जाती है या कई बार डिवोर्सेस भी हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इसका कारण बनते हैं, और इससे कोई कपल कैसे बच सकता है, इसके बारे में बताइए जी। हाँ देखो बेटा, ये ऐसा है, अभी हमने क्या बात की? हमने बात की कि शादी किन घरों से होती है। हम शादी का जब विचार करते हैं, विवाह का जब विचार करते हैं, वो करते हैं दूसरे, 7वें और 11वें भाव से। अब मिलान तो हो गया, उन्होंने कुंडली मिलान कर दी, पंडित जी ने देखा
उन्हें साधारण तौर से क्या देखा कि भी 36 गुण में से 32 गुण मिल के बहुत अच्छा मिलान है जी, राशि बेहतरी है, सब ठीक है। अब बाकी चीज़ तो देख ही नहीं। अब इसमें क्या होता है कि जब दशा, पहला पॉइंट है, इसमें 3-4 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अब दूसरा घर है, दूसरे घर से जो पहला घर हुआ ये 12वां घर हुआ, और जो 7वां घर है इससे 12वां घर पे है ना, ये 6ठा घर हुआ, और जो 11वें घर से 12वां घर हुआ 10वां घर। अब किसी की दशा में पहला, 6ठा और 10वां घर आ जाए, और 8वां और 12वां घर, ये तो वह ही प्रॉब्लम देने वाले। और दशा में जब वो दशा दर्शा रहे हैं तो दशा में ये घर भी उसने दर्शा दिए, इन घरों को भी एक्टिव कर दिया, तो जब तक वो दशा रहेगी तो उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी। ये पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि जब मान लो कि जहाँ पर जो इनकी अपोजिट तो है ही है, इनका नेचर भी ऐसा ही है, एक दूसरे से मेल नहीं करेंगे, और उसमें बात क्या आती है कि जहाँ पर जो सप्तम भाव का स्वामी है, या सप्तमेश है, या सप्तम भाव में, या दूसरे भाव में, या 11वें भाव में ऐसे ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूरज बैठ जाए, इसमें ईगो दे देगा। वो केतु बैठ जाए तब प्रॉब्लम देगा। ठीक है, किसी वो मतलब अपने परिवार में जो है उसमें जो है ईगो दे करके, या उसमें किसी न किसी तरीके से समस्या दे करके समस्या पैदा हो जाएगी। अब उसमें क्या है, उनमें लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और भी है कि जब हम साथ साथ ये देखते हैं ना कि इसमें अपना देखा कि हमें पहला या 6ठा या 8वां या 10वां या 12वां घर आ जाता है, तो उसमें क्या हुआ, इसमें समस्या आई। फिर दूसरी बात आई कि इनमें आपस में नेचर नहीं मिली। तीसरी समस्या क्या है, ग्रह नहीं मिले। ठीक है, तो अब वो चीज़ तो उन्होंने देखी नहीं पंडित जी ने, और मिलान कर दिया। अब फिर लोग सोचते हैं कि भाई हाँ भाई इन्होंने इतना अच्छा मिलान था और हमारी शादी टूट रही है, हमारे आपस में बनती नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं करते, तो इसलिए जो है ये समस्या पैदा होगी। गुरुजी, कभी कभी हमने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो बहुत प्रयास करते हैं, घर वाले भी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी शादी होती ही नहीं है, शादी का कोई योग ही नहीं बनता और वो कुंवारे ही रह जाते हैं। तो क्या ये सब हम अपनी कुंडली से भी देख सकते हैं? देखो, ये जो कुंडली है ना, ये हमें इस चीज़ को तो बता देते हैं कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी। क्योंकि जब हम लोग सप्तम भाव को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सप्तमेश और सप्तम भाव दोनों जो है पाप ग्रहों से मिले होते हैं। जैसे मान लो कि सप्तम का जो है स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें घर में चला गया तो उसकी शादी प्रॉब्लम आ जाएगी। सप्तमेश भी इन्हीं भावों में हो, और साथ में शुक्र जो है केतु या राहु के साथ मिल जाए या शनि के साथ मिल जाए, और 12वें भाव में बैठ जाए या 8वें भाव में बैठ जाए, तब भी हमारे शादी में प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें शादी का योग जो है नहीं बनता। फिर दूसरी बात क्या है, कई बार क्या होता है कि शादी का योग बना होता है, और शादी के योग के साथ साथ जो है उसमें जब समय आता है, क्योंकि शादी का इवेंट पूरा कौन करेगा, बृहस्पति कराएगा या दशा कराएगी। और जब शादी का इवेंट का समय चला हुआ है, वो तो साल 1-1.5 साल का ही चला हुआ है ना, तो 1-1.5 साल के अंदर उसने शादी नहीं की, वो उसमें जो है अलग अलग तरीके से देखता रहा कि भाई ये लड़की ऐसी है, ये लड़की ऐसी है, उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आपस में वो एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो उसमें निकल जाता है। और उनको देखते देखते जो है वो समय जब निकल जाएगा ना, फिर वो शादी का समय जब चला गया एक बार तो फिर चला ही जाता है, फिर बहुत मुश्किल होती है, वो दोबारा शादी नहीं होती, ये कारण होता है। तो इसलिए जो है इनकी शादी को यहाँ रह जाती है, क्योंकि परिवार के कारण हो सकती हैं या फिर योग के कारण हो सकती हैं। तो जैसे कि हमने क्या देखा, हम अगर आप एक हमारे अपने प्रधानमंत्री जी की कुंडली देखो, शादी की थी परंतु उनके योग ऐसे थे, उनको पत्नी सुख नहीं था,
तो पत्नी सुख ना होने के कारण उन्होंने शादी के बावजूद भी उनको छोड़ दिया। या फिर हम अपने इसको देख लो, हमारे राष्ट्रपति होते थे अब्दुल कलाम जी, उनका भी वैसे था, क्योंकि उनकी कुंडली में केतु था और केतु के कारण उनको शादी का योग ही नहीं बना था। तो उनको वो सर्च करते रहे और शादी रह गई है। इसी तरीके से जो है जैसे मान लो कि अब कहते ना, एक कहानी के बारे में है कि जब शादी की बात लड़की वाले उनके घर आए तो वो अपने उसमें साइंटिस्ट अपने बैठे हुए थे, कार्य कर रहे थे। तो उनको बार बार कहा गया कि आज जो है लड़की वाले आ रहे हैं, तो परंतु नहीं गए वो, क्योंकि उनको वो शादी का योग नहीं था, इसलिए वो इवेंट खत्म हो गया, उनका समय खत्म हो गया, तो वो शादी नहीं कर सके। अर्थात बोलने का मतलब ये है कि जब योग ही ऐसे होते हैं ना, तो शादी नहीं होती, उनकी योगों के कारण होती है और घर के कारण भी ऐसा संभावना होती है। देखो, जो ग्रह योग हैं इनके कारण भी समस्या पैदा होती है। जैसे आप देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी शादी हुई परंतु इन्हें पत्नी सुख नहीं था, इसलिए जो है ये अपनी देश सेवा में लगे रहे और इन्होंने पत्नी का त्याग कर दिया। दूसरी बात है, ऐसे ही हमारे कई और भी उदाहरण हैं, जैसे फिल्मी दुनिया में देख लो, जो पॉलिटिक्स देख लो, और कई जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ऐसे ही कई उदाहरण थे जिनकी जो है शादी नहीं हुई, क्योंकि उनमें सामर्थ्य थी परंतु कोई ऐसा कारण बना, ऐसे योग बने जिनकी वजह से इनको शादी नहीं हुई। अब बात करते हम कि भाई अगर शादी नहीं हुई तो इसके लिए कोई उपाय भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, कहीं कोई समस्या होती है। जैसे हमने अब पीछे बताया कि जिसकी 2 शादियाँ होनी होती हैं उनको क्या करना चाहिए। अब साथ में बताते हैं कि जिनकी शादी नहीं होती है और शादी का योग है तो उनको क्या करना चाहिए। देखो, अगर जो लड़का है तो लड़के को सप्तमी का व्रत रखना चाहिए, और अगर कम से कम 21, 41 या 101 व्रत रख ले, संकल्प कर ले और व्रत रखे तो उसकी शादी निश्चित है हो जाएगी, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरा, शिव और पार्वती जी का जो है पूजा करनी चाहिए, ठीक है। उसमें एक मंत्र है उनका जो है, ओम त्र्यंबकम जयमहे सुगंधि पुष्टि वर्धन उर्वारुकम वंदना। इस मंत्र का जो है जप करे या हवन करवाए, यज्ञ करवाए, उससे भी उसकी जो है इस बाधा से दूर हो सकते हैं। सब अपनी लड़की की हो, लड़की के लिए ये जो मंत्र है ये बहुत ही अच्छा है। कई बार क्या होता है कि कुछ जो स्त्रियाँ हैं वो पत्नी अपने पति से जो है उनको कष्ट होती है, पति उनके साथ अपनी लड़ाई झगड़ा रहता है, तो इस मंत्र का लगातार जाप करने से और सप्तमी का व्रत रखने से भी उनको ये लाभ हो सकता है। उनके घर की जो समस्या भी समाप्त हो सकती है, उनके लड़ाई झगड़े समाप्त हो सकते हैं, उनके अंदर के जो एक अनबन है वो समाप्त हो सकती है। जहाँ पर जो हमने चर्चा की है, ये बताया है कि आपकी शादी में क्यों रुकावट आ रही है और उसका क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आपने क्या करना है कि पहले तो सप्तमी तिथि का व्रत रखें। उस व्रत को 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन और ज़्यादा 101 दिन तक 101 बार जो है सप्तमी का व्रत रख करके उसमें आपको सफलता मिल सकती है। साथ में आप शिव पार्वती की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम जयमे सुगंधि पुष्टि वर्धन का जप करें, उसका हवन कराएं, उसका पाठ कराएं। और साथ में ये अपनी जो लड़के हैं उनकी शादी के लिए जो है अपनी दुर्गा सप्तशती का पत्नी मनोरमा देही मंत्र का जप करा करके सप्तशती के साथ पाठ करें तो उनको जो है इस चीज़ से लाभ होता है और उनकी शादी की जो रुकावटें जो समाप्त हो सकती है। तो साथियों, ये मैंने आपको उपाय बता दिया, आपकी समस्या का समाधान बता दिया है, और आप इस पूरे वीडियो को देख करके आपको लगता है कि कोई आपका प्रश्न रह गया है तो आप उससे जो है दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे।